हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 23 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून। ये देख लीजिए, हर वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाते हैं? पीसी महालनोबिस जी की याद में। ये देख लीजिए, ये है पीसी महालनोबिस जी। इन्हीं की याद में हर वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। पीसी महालनोबिस जी को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ये रट लीजिएगा आप, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस जी। आपको याद होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1956 से लेके 61 के आसपास था। वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ही आधारित था सेकेंड 5 ईयर प्लान। 2007 में ये अनाउंस किया गया कि हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। इस बार इसका थीम क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, ये है इसका थीम। यहाँ आप पढ़ लीजिएगा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वही है आपका थीम। पीसी महालनोबिस जी द्वारा 1931 में कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, हर वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस जी की याद में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा 29 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स भी मनाया जाता है। तो दोनों डेज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं प्रवीण सिन्हा। कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रवीण सिन्हा। ये हैं प्रवीण सिन्हा। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा, पिछले 3 वर्षों से जब से राकेश अस्थाना जी रिटायर हुए हैं, मतलब कि अपनी पोस्ट छोड़ी है, तब से लेकर अब तक सीबीआई में कोई भी स्पेशल डायरेक्टर नहीं था। अब प्रवीण सिन्हा जी सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं। प्रवीण सिन्हा जी 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर के। जो स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट होती है वो डायरेक्टर के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है सीबीआई की। जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है उसका टेन्योर कितना होता है? 2 वर्षों के लिए होता है। और ये डिसाइड किया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत। हालांकि सीबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 को। नई दिल्ली में सीबीआई का हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर हैं। कई बार एग्जाम में पूछते हैं सीबीआई को पावर कैसे मिलती है? तो सीबीआई को पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। अब आप ये मत सोचिएगा कि सीबीआई को पावर मिलती है, धूप धूप कहता है 2 बार और सीबीआई को पावर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम इंडिया स्कीम का जो फेज 2 है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फेम इंडिया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम इंडिया स्कीम का जो फेज 2 है उसको 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2022 में समाप्त हो रहा था फेज 2, अब 2024 तक चलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फेम स्कीम का फेज 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मेन पर्पस है फेज सेकंड का कि 2 और 3 व्हीलर जो व्हीलर हैं उनको प्रमोट करना। फेम इंडिया स्कीम में जो फेज 2 था उसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दिए थे, लेकिन खर्च कितना हुआ? मात्र 5%, यानी 500 करोड़ ही खर्च हुए। फेम इंडिया स्कीम का जो फेज 2 था उसको 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था। 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और 3 वर्षों के लिए था। अब ये 2 वर्षों के लिए और बढ़ गया है, यानी 5 वर्षों के लिए हो गया है फेज सेकंड आपका फेम इंडिया स्कीम का। फेम इंडिया स्कीम का फेज 1 कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। तब मात्र 895 करोड़ रुपए दिए गए थे। फेम इंडिया स्कीम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का पार्ट है। फेम इंडिया स्कीम को मॉनिटर कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा किस इंडियन स्टेट से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली? तो डीआरडीओ ने ओडिशा कोस्ट से, कहां से? ओडिशा कोस्ट से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है। ये देख सकते हैं आप मैप में नहीं सॉरी, ये है अग्नि प्राइम मिसाइल। ये अग्नि सीरीज से हटके एक मिसाइल है जिसका रिसेंटली टेस्ट किया है डीआरडीओ ने। अग्नि प्राइम मिसाइल 1500 किलोमीटर तक ये हिट कर सकती है किसी को भी। अग्नि प्राइम मिसाइल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में यह अंतर होता है कि क्रूज मिसाइल सरफेस के पास चलती है और बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक वे पर चलती है, इतना अंतर होता है। अग्नि प्राइम मिसाइल इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ की बात करें, कुछ समय पहले ही डीआरडीओ ने चांदीपुर टेस्ट रेंज से पिनाका रॉकेट को भी टेस्ट किया था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार 2020 में इंडियन बैंक्स का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कितना बढ़ गया? तो इंडियन बैंक्स का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया है 56%, यानी जीडीपी की सापेक्ष लोन देने की जो दर है वो 56% बढ़ गई है। ये देख लीजिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसने एक डाटा जारी किया। इसके तहत इंडियन बैंक का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो पिछले 5 वर्षों में हाई पहुंच गया है और 2020 में ये 56% बढ़ गया। कितना? 56%। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट के अनुसार 2020 में जो आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट था वो 1.52 ट्रिलियन डॉलर था। कितना था? 1.52 ट्रिलियन डॉलर। ये वैल्यू याद रखिएगा, इतना उधार बैंकों ने दे रखा था। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो किसका है? चाइना का है, फिर रशिया का है और इंडिया आता है थर्ड नंबर पे। इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 56% के आसपास, इतना याद रखिएगा। इससे पहले क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 2015 में हाईएस्ट था, 64% से भी ऊपर था। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसकी बात करें 1930 में स्थापना हुई थी। बासेल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और जनरल मैनेजर कौन है इसके? अगस्टिन कार्स्टेंस। टोटल 62 जो केंद्रीय बैंकें हैं वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा द्वारा आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता गया है। आपको बताना अभिषेक वर्मा किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। ये हैं अभिषेक वर्मा। इन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। अभिषेक वर्मा बिलोंग कहां से करते हैं? हरियाणा से। अभिषेक वर्मा ने किसको हराया है? तो अमेरिका के क्रिस स्कैप को हराया है। अभिषेक वर्मा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एकमात्र इंडियन आर्चर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अभिषेक वर्मा मेल कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? तो झारखंड की दीपिका कुमारी पहली विमेन आर्चर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। तो दीपिका कुमारी का नाम जरूर याद रखिएगा। और आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है इस समय? पेरिस में हो रहा है। आर्चरी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई है? 2006 से हो रही है। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात करें 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। लोशाने में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट कौन है? उगुर एडेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान मिशन इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV मार्क 3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कुछ समय पहले ही गगनयान को चेक करने के लिए इसरो द्वारा पहला अनक्रू मिशन अनाउंस किया गया। ये अनक्रू मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा? बिना मेंबर्स के हमारा स्पेसशिप स्पेस में जाएगा और फिर वहां से वापस आना होगा, एक ट्रायल कर लेंगे। तो ये ट्रायल होगा GSLV मार्क 3 से। आपको पता ही है इनिशियल टारगेट क्या था कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर यानी 15 अगस्त 2022 को ये गगनयान मिशन लॉन्च कर दिया है। ये गगनयान मिशन के लिए इंडिया के 4 एस्ट्रोनॉट्स जिनको व्योमनॉट्स नाम दिया गया है, व्योमनॉट्स, ये रशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसरो ने कुछ समय पहले ही डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस भी लॉन्च किया था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं। इसरो के डायरेक्टर कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEO वर्ल्ड मैगजीन द्वारा वर्ल्ड के 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट जारी की गई है। आपको बताना कितने इंडियन मेडिकल कॉलेज इस लिस्ट में शामिल हैं। तो वर्ल्ड के 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज में इंडिया से 6 मेडिकल कॉलेज हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। टोटल 6 इंडियन मेडिकल कॉलेज को टॉप 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये लिस्ट जारी की गई है CEO वर्ल्ड मैगजीन, जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है। जो एम्स न्यू दिल्ली है इसकी रैंक है 23वें प्लेस पे है एम्स न्यू दिल्ली। और पुणे का AFMC का कौन सी रैंक पे है? 34th। खास बात क्या है, इस लिस्ट को टॉप किया है US बेस्ड जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, यानी US का जो मेडिकल कॉलेज है वो टॉप पे है। हमारा इंडिया का जो एम्स दिल्ली है वो 23rd रैंक पे है। जो यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल है वो 24th पे है, यानी इंडिया के एम्स से भी नीचे है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में इंडिया से एम्स है और एम्स की रैंक क्या है? 23rd। इसको टॉप किसने किया? तो US के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने टॉप किया है। CEO वर्ल्ड मैगजीन न्यूयॉर्क द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी गार्डन भारत वाटिका कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो भारत वाटिका को इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी गार्डन भारत वाटिका इनॉग्रेट किया गया है। इसमें 24 वैरायटीज के ट्रीज अवेलेबल रहेंगे, याद रखिएगा। ये जो 24 वैरायटीज के ट्रीज हैं पूरे भारत से इनको लिया गया है। ये जो भारत वाटिका है 1 एकड़ एरिया में स्टैब्लिश किया गया है, हल्द्वानी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो ये है मैप में उत्तराखंड। चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क अब पूरे वर्ष खुले रहेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। 1936 में स्थापना की गई थी और इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नलिस्ट पी साईनाथ, इनको जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपको बताना पी साईनाथ किस न्यूज़पेपर से रिलेटेड है? तो पी साईनाथ आप देख लीजिए द हिंदू से रिलेटेड है। ये है पी साईनाथ, इनको जापान के फुकुओका प्राइज से सम्मानित किया गया है। पी साईनाथ द हिंदू से रिलेटेड है, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। पी साईनाथ फुकुओका प्राइज से सम्मानित होने वाले 11वें भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन थे? रविशंकर। तो इतना रखिएगा, जापान के फुकुओका प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, द हिंदू से रिलेटेड हैं। पहले फुकुओका प्राइज विनर कौन थे इंडिया से? रविशंकर, ये याद रखिएगा। जापान की बात करें तो जापान ने रिसेंटली आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसको? दिल्ली मेट्रो को। तो दिल्ली मेट्रो ने 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता है जापान द्वारा। ये हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। कैपिटल आपको पता ही है, टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं। करेंसी क्या है? जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए इंडिया के लिए पाम ऑयल का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर 2020-21 में कौन सी कंट्री बन गई है? तो पाम ऑयल इंडिया वर्तमान में सबसे ज्यादा आयात कर रहा है मलेशिया से। किससे? मलेशिया। पहले इंडोनेशिया से आयात करता था। ये देख लीजिए, मलेशिया ने इंडोनेशिया को सरपास कर दिया है 2020-21 में पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को। यानी इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल आता है अब वो आता है मलेशिया से। पहले कहां से आता था? इंडोनेशिया से। मलेशिया से जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया के लिए उसमें 238% की ग्रोथ देखी गई है, जबकि इंडोनेशिया से मात्र 32% की ग्रोथ देखी गई है। इंडिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है? तो आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे है तेलंगाना। इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड में बात करें पाम ऑयल की तो इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे है मलेशिया। हालांकि ये दो कंट्री जो है मिलकर ही 84% पाम ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं। मलेशिया की बात करें तो ये है मैप में मलेशिया। कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? रिंगिट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है मलेशिया के? मुहियुद्दीन यासीन, कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केटरिंग फ्रॉग की एक नई वैरायटी खोजी गई है। कहां पे? थत्तेकड़ बर्ड सेंचुरी में। थत्तेकड़ बर्ड सेंचुरी कहां स्थित है? केरल में। ये देख लीजिए, ये है आपका स्केटरिंग फ्रॉग। स्केटरिंग फ्रॉग इसकी एक नई वैरायटी है यूफ्लेक्टिस केरला। यूफ्लेक्टिस केरला ये फ्रॉग की वैरायटी है और केरल के थत्तेकड़ बर्ड सेंचुरी में खोजी गई है। केरल की बात करें ये है मैप में केरल। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा केरल को केरला रेजिलिएंट प्रोग्राम के लिए $125 मिलियन दिए गए। कितने? $125 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ को ज्वाइन करने के लिए किस कंट्री ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो आईएसए को ज्वाइन करने के लिए ग्रीस ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ये देख लीजिए, ग्रीस द्वारा आईएसए को ज्वाइन करने के लिए इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है। वर्तमान में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो ग्रीस की यात्रा पर हैं। इस दौरान 2 एग्रीमेंट और साइन हुए हैं। इंडिया और ग्रीस के बीच में 2021 से 2025 के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया और ग्रीस के बीच में लॉन्च कर दिया गया है। उसके अलावा एस जयशंकर जी द्वारा महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू एथेंस में इनॉग्रेट किया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि एथेंस में महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू किसने इनॉग्रेट किया? तो एस जयशंकर जी ने। ग्रीस आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। हालांकि आईएसए की बात करें तो आईएसए फ्रेमवर्क अमेंडमेंट होने के बाद
डेनमार्क पहली कंट्री बन गई थी जिसने आईएसए एग्रीमेंट को रेटिफाई किया था। आईएसए की स्थापना COP21 2015 में की गई थी पेरिस में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा बताया गया है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बटरफ्लाइज की वेराइटीज किस कंट्री में पाई जाती हैं? तो वर्ल्ड में तितलियों की सबसे ज्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न कंट्री है कोलंबिया। यहाँ पर तितली की सबसे ज्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं, जिनमें से 20% तो जानी पहचानी वेराइटीज हैं। लगभग 200 से ज्यादा बटरफ्लाइज की वेराइटी कोलंबिया में अकेले पाई जाती हैं। और आप देखिएगा, कोलंबिया वर्ल्ड की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है आफ्टर ब्राजील, यानी ब्राजील में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद कोलंबिया में है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बर्ड स्पीसीज सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? वो भी कोलंबिया में पाई जाती है। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, करेंसी क्या है? पेसो। कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन है? इवान ड्यूक मर्कीज, कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये बुक किसने रिलीज की है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये बुक रिलीज की है जस्टिस NV रमन्ना। जो जस्टिस NV रमन्ना है वो इंडिया के 48वें 48th चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा। उन्होंने एक बुक रिलीज की है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ये है वो बुक, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ये बुक लिखी किसने है? तो RV रविंद्रन ने लिखी, RV रविंद्रन, याद रखिएगा। पब्लिश कौन करेगा? तो यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग। तो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस बुक लॉन्च किसने की है? NV रमन्ना जी ने, और लिखी किसने है? RV रविंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल द्वारा अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है? तो आर्टिकल 76, ये जो है भारतीय महान्यायवादी से संबंधित है। संविधान के आर्टिकल 76(1) के तहत अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्तमान में जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है 30 जून 2022 तक, यानी 1 वर्ष के लिए KK वेणुगोपाल का टेन्योर बढ़ा दिया गया है। KK वेणुगोपाल इंडिया के अटॉर्नी जनरल बने थे 1 जुलाई 2017 को, और 2022 जून तक अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। KK वेणुगोपाल इंडिया के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, आपको ये याद रखना है। इन्होंने रिप्लेस किया था अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को। अटॉर्नी जनरल भारतीय महान्यायवादी, इनका अपॉइंटमेंट संविधान के आर्टिकल 76(1) के तहत किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर कितना होता है? तो अनिश्चित होता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये बने रह सकते हैं। फर्स्ट भारतीय महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे MC सीतलवाड़। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप इंडिया द्वारा नए डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो व्हाट्सएप इंडिया द्वारा, ये देख लीजिए, अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव मनीष महात्मे, ये है मनीष महात्मे, इनको व्हाट्सएप इंडिया द्वारा नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, मनीष महात्मे, इनको व्हाट्सएप इंडिया द्वारा न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। बाकी कुछ खास आपसे पूछेंगे नहीं, व्हाट्सएप किसे में जान लीजिए। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? चैन कॉम, ब्रायन आइटन, ये 2 लोग फाउंडर थे। और व्हाट्सएप को 2014 में फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था। तो आपके मनीष महात्मे व्हाट्सएप के नए डायरेक्टर बने हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। अगली सी वीडियो जो होगी वो पूरी तरह से हिंदी में होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।